ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी हैं। आओ बदल दे मौसम ज़मीं के, नए कल की कल कल से पल पल सजाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए। सभी को नमस्ते, सुप्रभात। इस मंगल बेला में सभी अध्ययनार्थियों का तथा परिवारजनों का बहुत बहुत स्वागत। पूज्य बाबा जी को शत शत नमन और कृतज्ञता। आदरणीय योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता। मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा में आयोजित टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 जून से 8 जून इस कार्यकाल में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में हमारे साथ आकांक्षा दीदी थी, जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम का मतलब इस ट्रेनिंग में दीदी एज अ संयोजक आयोजक के रूप में भी थी, एक अध्ययनार्थी के रूप में भी थी और एक अभिभावक के रूप में भी थी। तो आज हमारे साथ आकांक्षा दीदी जुड़ी है। मैं आकांक्षा दीदी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और पूरे इस ट्रेनिंग का अनुभव, उनके भाव और मूल्यों के साथ प्रस्तुति के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आकांक्षा दीदी। नमस्ते दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ, अच्छे से आ रही है दीदी। नमस्ते। नमस्ते। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आप सभी को नमस्ते। मैं आकांक्षा 3 जून से 8 जून 2024 इस कार्यकाल में संपन्न हुआ प्रारंभिक बचपन शिक्षण प्रशिक्षण यानी अर्ली चाइल्डहुड टीचर ट्रेनिंग, जो श्रीमती सपना चौहान, जो शैक्षिक मनोविज्ञानी है, संस्थापक और प्रमुख द रीडिंग ट्री प्री प्राइमरी स्कूल मुंबई और उनकी टीम के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मैं ये जो ट्रेनिंग हुआ है इसको 4 मुद्दों में बिंदु में रखना चाहूंगी। उसका बैकग्राउंड क्या था, वो ऑर्गेनाइज कैसे हुआ, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या था, मुझे इस ट्रेनिंग से क्या मिला और अभ्यास के बिंदु क्या निकाली मैंने इस ट्रेनिंग से। तो इस ट्रेनिंग की मतलब जो तैयारी थी पिछले 2 साल से चल रही थी, क्योंकि जब पिछले 2 साल पहले
हमने मानवीय शिक्षण शोध संस्थान के अंतर्गत चेतना विकास विद्यालय से गांव के लोगों के लिए या फिर हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक कुटुंब प्रशिक्षण कार्यशाला रखी थी, जिस कार्यशाला के दौरान हमने श्रीमती रेणु भाटिया दीदी को यहाँ आमंत्रित किया था। जब उनकी कार्यशाला हुई, 3 दिन की कार्यशाला थी। हमने यहाँ गांव-गांव में जाके सब पेरेंट्स के साथ मीटिंग की थी, उनकी कार्यशाला ली थी कि बच्चों के साथ कैसे काम करना है, कौन सी उम्र में उनको स्कूल भेजना है, पेन किस उम्र में हाथ में देना है, कैसे सिखाना है, कब सिखाना है, क्या सिखाना है, इस बारे में कार्यशाला ली थी। तो उसी दौरान उन्हीं के थ्रू हमें इस स्कूल का इस स्कूल की जो इस स्कूल के बारे में हमें पता चला। और उसी साल हम बच्चों को लेके मुंबई ट्रिप को गए थे और उसी दौरान हमें उस स्कूल को भेंट देने का अवसर भी मिला। जब हम वहाँ स्कूल में गए तो हमने वहाँ देखा कि जिस तरह से उन्होंने हमारा वेलकम किया और पूरे स्कूल में हम दिन भर रुके। उनका जो स्कूल का कल्चर था, उनको बच्चों के साथ काम करने का तरीका था, वो पूरे दिन हम वहाँ थे तो हमने उनके क्लास भी ऑब्जर्व किए। तो जब हम क्लास हम जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनका मतलब बच्चों के साथ भाव के साथ काम करना, कम से कम सूचना दे के बच्चों से काम करवा लेना और जो भी उनके मतलब उनसे जो भी सिखाना है बच्चों को, वो कैसे सिखाते हैं, एक्टिविटी के थ्रू कैसे सिखाते हैं, बोल के एक्सप्लेन करके कैसे सिखाते हैं, ये सब हमने देखा। उसके बाद दूसरा एक पॉइंट देखा कि उन टीचरों का एक दूसरे के साथ आपसी जो तालमेल था, कोऑर्डिनेशन था, वो देखने लायक था। अ, फिर जो भी उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए थे या फिर जो भी एक्टिविटी का सामान था, वो भी हमने देखा। प्लास्टिक का कुछ भी नहीं था, लकड़ी का और जो बुन के उन्होंने तैयार किया था या फिर जो मतलब पर्यावरण में जाके उसका फिर डिग्रेडेशन होता है, ऐसे चीज उन्होंने खिलौने में लिए थे। तो वो चीज़ एक देखने की थी। तो ऐसे लगा कि अरे ये तो हमें सीखने लायक चीज़ है। इसीलिए हमने उनके साथ बहुत बातचीत की कि आप बच्चों के साथ कैसे मतलब कैसे काम करते हो? उनका कुछ है क्या आपके पास लिखा हुआ या फिर डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल रुडोल्फ स्टाइनर जी के फिलॉसफी के ऊपर चलता है और इसके साथ उन्होंने 30 साल काम किया है। तो उनका मतलब ये भी एक बात अच्छी लगी। तो हमने सोचा कि ये हमारे स्कूल में हमारे टीचरों के साथ होना चाहिए। हमें भी ये सीखना चाहिए। इसीलिए हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप हमारा ट्रेनिंग लीजिए या तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक तो बहुत दूर है इसलिए उन्होंने ऑनलाइन का सुझाव दिया कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे। तो पिछले साल हमने मतलब पिछले 2 साल पहले हमने उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने वो भी मतलब प्रस्ताव स्वीकार किया कि ठीक है, चलो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे। इसका हमने बहुत प्रयास किया, पर ऑनलाइन ट्रेनिंग हो नहीं पाया। तो पिछले साल हमारे स्कूल के 2 टीचर अंजलि दीदी और अर्चना दीदी, ये दोनों स्कूल में उनके स्कूल में जाके ट्रेनिंग लेके आए। वो ट्रेनिंग भी 3 महीने में 6 दिन का था। तो जब वो ट्रेनिंग करके आए तो ऐसे लगा कि अरे सब टीचरों ने ये ट्रेनिंग करना चाहिए। तो फिर उनके सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने वो स्वीकार किया और अब जो 3 जून से 8 जून में जो ट्रेनिंग हुआ, वो डेट फिक्स हो गई और वो ट्रेनिंग हुआ। तो तब ऐसे लगा कि सिर्फ हमारे ही टीचर क्यों, जो भी बच्चों के साथ काम करते हैं,
मतलब जो माता है, दादी है, मासी है, जिनके घर में बच्चे आने वाले हैं, वो भी बच्चों के साथ मतलब रहते हैं दिन भर, वो भी ये ट्रेनिंग करे और बच्चों के साथ कैसे काम करना है, उनके साथ कैसे बोलना है, कैसे उनके साथ एक्टिविटी करनी है, वो भी सीख सकते हैं। इसीलिए हमने जो भी ग्रुप्स थे या फिर योगेश भैया जी के कांटेक्ट में जो लोग थे, हमारे कांटेक्ट में थे, हमारे टीचर्स लोग थे, उनके सबके ग्रुप में हमने मैसेज भेज दिया और आप सभी का अ, अ, मतलब आप सभी ने उसको स्वीकार किया प्रस्ताव को और आप सब लोग ट्रेनिंग के लिए आ गए। तो इस ट्रेनिंग में 64 बहनें थी जिन्होंने ट्रेनिंग में भाग लिया और अच्छे से ट्रेनिंग किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेनिंग मतलब ये नहीं हुआ कि अरे चलो ट्रेनिंग करना है, ऐसे 10-20 दिन में नहीं हुआ। इसकी तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी और ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और फिर जब हमारे यहाँ संस्थान में ट्रेनिंग का ये हुआ कि अरे इस डेट को ट्रेनिंग लेना है, तो हमारे यहाँ के सभी लोगों ने अच्छे से सहयोग किया। सब लोगों ने जिम्मेदारी बांट के ली और इस दौरान ट्रेनिंग हुआ। तो ये ट्रेनिंग लेने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्यों ट्रेनिंग करना है ये? तो इनके साथ जब मतलब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तब उनके साथ बातचीत हुई थी। जैसे रेनू दीदी थी, योगेश भैया थे, मैं थी, सब लोगों ने मिलके ऐसे मतलब ज़ूम मीटिंग लिया, बार-बार मीटिंग लिया और वो तय किया कि ये ट्रेनिंग क्यों करना है। तो इस ट्रेनिंग के 8 मॉड्यूल्स थे। प्रत्येक मॉड्यूल 40 घंटे का है। तो इसीलिए पहले ऐसे तय हुआ था कि 2 महीने में 6 दिन का ये ट्रेनिंग होगा। पर उस दिन आपने सुमन बाला दीदी से जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अब 6 माह के बाद ये 6 दिन के लिए ट्रेनिंग होगा। तो अभी नवंबर का सोच रहे हैं। तो 40 घंटे का ये मॉड्यूल है, प्रत्येक मॉड्यूल 40 घंटे का है। उन्होंने ऐसे किया है कि अलग-अलग एज ग्रुप किए हैं और हर मतलब एज ग्रुप के बच्चों की आवश्यकता अलग-अलग होती है। इसीलिए उन्होंने ऐसे ग्रुप करके उन ग्रुप के लिए क्या-क्या देना है, ये उनका अलग-अलग मतलब मॉड्यूल है कि 0 से 3 साल के बच्चों के साथ कैसे काम करें, 4 से 7 साल के बच्चों के साथ क्या काम करना है। तो उनका जो काम करने का तरीका है या फिर जो उन्होंने एज ग्रुप किए हैं और उनको मतलब उन बच्चों के साथ कैसे प्रस्तुत होना है, उनको क्या देना है, उनको क्या आवश्यकता है, इस बात का उन्होंने बहुत अच्छे से अभ्यास किया है और उन बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कौन सी एक्टिविटी कब देनी है, किस तरह से देनी है, इसका एक बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिटेल स्टडी किया है। तो इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि जो भी शिशु अवस्था के शिक्षक है, जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यक्ति और संस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अपना मार्ग खोजने और प्री प्राइमरी शिक्षकों के काम के महत्व को समझने के लिए ये आवश्यक कौशल्यों से संबंधित ट्रेनिंग है। दूसरा है बच्चे के जीवन में प्रारंभिक वर्षों के महत्व को जोर देना है ताकि उन्हें आज की दुनिया में अपने मूल में अर्थात मौलिक स्वरूप में बने रहने में मदद मिले और सामान्य रूप में समझदार व्यक्ति बने। 3 साल के 3 साल के कम उम्र के बच्चे की देखभाल के लिए बहुत विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती है। यह ट्रेनिंग इन आवश्यक आवश्यकताओं की समझ को बढ़ावा देने और ऐसे व्यक्तियों को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो इस कार्य के योग्य होने का प्रयास करते हैं। मतलब यही है कि सिर्फ जो टीचर है उनके लिए ये आवश्यक नहीं है।
जो भी बच्चों के साथ काम करते हैं, जो भी घर में माँ है, मासी है, दादी है, उनके लिए ये आवश्यक है। क्योंकि 3 साल के बच्चों के साथ हम जब काम करते हैं तो बहुत ही मतलब सजग रह के काम करना पड़ता है। तो जो भी आवश्यक गुण होने चाहिए हमें, उसको बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेनिंग डिजाइन किया हुआ है। चौथा है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के विकास के प्रत्येक चरण में बच्चे की जरूरत को पूरा करे। बच्चे स्वयं एक जीवंत पाठ्यक्रम है। इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि एक ऐसा पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाए जो बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त हो और साथ ही बच्चों और शिक्षकों के लिए मनोरंजक और उत्साहवर्धक हो। और एक ऐसा पाठ्यक्रम जो भौतिक शरीर से परे मनुष्य को देखना और संपूर्ण मनुष्य का निर्माण करने के लिए एक दूसरे से पूरक हो। तो इसी उद्देश्य के साथ ये ट्रेनिंग शुरू हुआ था। मतलब ये ट्रेनिंग करने से हमें क्या मिलने वाला है, तो ये सब मुद्दे हम ध्यान में रखेंगे तो बच्चों के साथ कैसे काम करना है और क्या काम करना है ये स्पष्ट हो जाएगा। और उनका जो एक एक मॉड्यूल है वो आगे आगे मतलब जो पहला उद्देश्य था वो तो शुरू में अब हो गया। मतलब उन्होंने जो इस ट्रेनिंग में लिया, अब जयश्री दीदी की प्रस्तुति हुई, सुमन दीदी की प्रस्तुति हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या काम किया, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज ली। तो जो भी बच्चों के साथ काम करते हैं उनको बेसिक, मतलब जैसे कि गाना गाना हो, स्टोरी सुनाना हो, पेंटिंग करना हो, तो ये सब मतलब स्किल्स टीचर्स के साथ टीचर में होने चाहिए। क्योंकि जब भी हम क्लास में जाते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, मतलब ऐसे होता है ना कि ऐसे लगता है कि अरे हमें तो गाना नहीं गाना आता है और स्टोरी नहीं सुनानी आती है। तो उनका ये कहना है कि हर एक जो भी टीचर है या फिर जो भी व्यक्ति है जो बच्चों के साथ काम करती है, तो ये तो आना ही है बच्चों के साथ काम करते वक्त। तो और हर एक में ये स्किल होता है, बस सिर्फ उसको मतलब उसको करना है, सीखना है। और इसी ट्रेनिंग में उन्होंने वही किया कि जो हमारे अंदर के जो छिपे स्किल्स थे, जैसे कि हर एक गाना गाता है, हर एक पेंटिंग करता है, हर एक को स्टोरी सुनाना आता है, पर वो किस तरीके से सुनाए, कैसे गाना गाना है, कैसे पेंटिंग करना है, कैसे बच्चों को लेके कैसे स्टोरी सुनाना है, तो ये सब उन्होंने मतलब सिखाया। तो यही है कि ये जो उद्देश्य है इसी मतलब इसी एक्टिविटी के थ्रू पूरे होंगे। तो एक एक उद्देश्य लेके एक एक मॉड्यूल में वो ये सब पूरा करेंगे। तो ये बहुत मतलब लंबे समय तक चलने वाला प्रोग्राम है, ऐसे लगा। तो और एक बात थी कि मतलब कैसे उनका क्या अच्छा लगा मुझे इस ट्रेनिंग में। तो जब हम उनके स्कूल में गए थे तो उनका तो अभी मैंने बताया कि उनका कल्चर बहुत अच्छा लगा स्कूल का पूरा। उनकी और एक बात अच्छी लगी जो ये थी कि कम सूचना देके बच्चों से ज्यादा काम करवाते थे। जैसे कि कोई भी सूचना देनी हो, मतलब मैं मेरे से कंपेयर करती हूँ कि बच्चों को जो भी कुछ कहना हो तो हम बहुत ज्यादा सूचनाएं देते हैं। तो उनका ये नहीं था कि जैसे कुछ बात बतानी है बच्चों को तो वो कुछ एक्टिविटी करते थे, जैसे कि चलो अब स्टोरी सुननी है, तो वो ऐसे बात नहीं करते थे बच्चों के साथ कि चलो आओ यहाँ बैठो अब हम स्टोरी सुनेंगे। तो ऐसा नहीं था, वो सिर्फ टीचर जाके उनके जगह पे बैठती थी और जो भी स्टोरी सुनने के लिए जो भी तैयारी थी वो तैयारी वो खुद अपने आप करती थी। तो बच्चे देखते हैं ना कि ये टीचर क्या कर रहे हैं। तो वहाँ उनके स्कूल के टीचर वो जब टीचर स्टोरी सुनाने के लिए वो जो भी कुछ तैयारी कर रही थी, वो बच्चों ने देखा तो बच्चे अपने आप आके उनके पास बैठ गए। मतलब टीचर को बोलना ही नहीं पड़ा कि अरे चलो हमारे पास आके बैठो अब हम स्टोरी सुनाएंगे। ये एक बात उनकी अच्छी लगी। दूसरी ये बात थी कि उनका जो भी कंसेप्ट
बच्चों को सिखाने का तरीका था। जैसे कि हम करते हैं कि सीधा कंसेप्ट लेते हैं, पढ़ के बच्चों को सुनाते हैं और बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो उनका ये था कि जो भी बच्चों को कंसेप्ट सिखाना है वो कंसेप्ट एक्चुअल में पढ़ के वो भी सुनाते हैं, वो सिखाते भी, एक्सप्लेन भी करते हैं। पर उनका ये है कि एक कंसेप्ट वो 3 बार सिखाते हैं बच्चों को। जैसे एक्चुअल एक्सप्लेन करके सिखाते हैं, दूसरी बार उसकी कोई एक्टिविटी लेते हैं या फिर गेम लेते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं, बाद में उसको स्टोरी या फिर गानों के माध्यम से सिखाते हैं, और बाद में मतलब जो कंटेंट उन्होंने सिखाया है उसका उनको अनुभव देने का पॉसिबल हो तो वो भी करते हैं। जैसे कि मैंने अब बारिश की कोई पोयम उनको सिखाई, तो बारिश के दिन है तो बारिश कैसे होती है, तो ये बच्चों को मतलब अ, बारिश में जाके वो उनका अनुभव भी देते हैं। तो ये बात एक उनके तरफ से सीखने जैसी थी कि जो भी कंटेंट बच्चों को सिखाना है, एक्सप्लेन करके एक्टिविटी थ्रू और अनुभव देके सिखाना है। तो मतलब जब भी हम बच्चों को कोई बात सिखाते हैं, इस 3 तरीके से सिखाते हैं तो बच्चों को मतलब वो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ये बात थी। उनकी दूसरी ये बात अच्छी लगी टीचर ट्रेनिंग में, जो था कि उनका टीचर सर्कल। अब टीचर सर्कल जब करते थे वो, तो उनका यही कहना है कि टीचर सर्कल करने का उसका क्या मतलब है। तो जब भी हम क्लास में या फिर स्कूल में जाते हैं, तो कुछ भी हमारे साथ, मतलब स्कूल में पहले जाने से पहले हमारे हम घर में होते हैं, तो घर से बाहर निकलते समय या फिर घर में जो भी हमारे साथ कुछ हुआ होता है उसकी वजह से हम विचार में होते हैं या फिर ट्रेस में होते हैं या फिर अस्वस्थ होते हैं, या फिर खुश भी होते हैं। तो ये जो हमारा मन भरा हुआ होता है और इस तरीके से हम स्कूल में जाते हैं, तो उनका ये कहना है कि हम इसके साथ जब स्कूल में जाते हैं तो हम बच्चों के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, बच्चों के साथ बच्चों जैसे होके हम काम नहीं कर सकते। इसीलिए उनका जो टीचर सर्कल है, वो एक जो कंसेप्ट था वो अच्छा लगा कि जब भी हम स्कूल में जाएंगे तो वो सारे टीचर मतलब एक साथ सर्कल करते हैं, उनकी जो भी कोई प्रार्थना हो वो प्रार्थना बोलते हैं, और वो कमिट करते हैं, अपने आप को कमिटमेंट करते हैं कि मैं अब स्कूल मतलब क्लास में जाने वाली हूँ और मैं पूरा मेरा मन खाली करके जा रही हूँ, मेरे मन में कोई भी अब विचार नहीं है, मैं क्लास में जाते समय अब खुश होकर जा रही हूँ। मैं बच्चों को बच्चों जैसे होके, खाली होके उनके साथ काम करूंगी, और इसके लिए मेरा मन पूरा मतलब एकाग्र कर रही हूँ, ऐसे वो बोलते हैं खुद से, और फिर क्लास में जाते हैं। तो ये सर्कल करने से मुझे ऐसा अनुभव आया कि हम मतलब रिलैक्स होते हैं थोड़े से, और फिर क्लास में जाते हैं तो फिर जो भी हमें काम करना है वो हम अच्छे तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी एक बात, ये एक बात अच्छी लगी। तीसरा था कि रिदम, उनका जो रिदम था, मतलब दिन भर हम मतलब 8:30 बजे से हमारा ट्रेनिंग 6:30 बजे तक चलता था, तो एक भी मिनट ऐसा नहीं लगा कि खाली है, मतलब अब इसके बारे में इसके बाद क्या करना है, ऐसा एक भी दिन, एक भी मिनट नहीं हुआ, क्योंकि उनका रिदम उन्होंने सेट किया हुआ था। जो अब इसके बाद क्या लेना है हमें उनको पता था। तो होने के लिए ये भी एक आवश्यकता है कि हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद हमें क्या लेना है क्लास में भी। तो उनका वो रिदम देखने जैसा था, सीखने जैसा था। ये बात भी एक ट्रेनिंग से मुझे अच्छी लगी। फिर था कि उनका जो कोऑर्डिनेशन था टीचर लोगों का एक दूसरे के साथ, जैसे कि कोई मतलब किसी का पेंटिंग अच्छा था, किसी का बुनाई का अच्छा था, कोई एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा था,
तो उन्होंने हर एक को वो उनके हिसाब से काम दिया था कि आप ये वाला एक्सप्लेन करो, आप बुनाई का सिखाओ, आप बच्चों मतलब जो हम थे ट्रेनिंग लेने वाले उनको आप ड्राइंग सिखाओ, पेंटिंग सिखाओ। तो वो टीचर अपना अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे थे, एक दूसरे को डिस्टर्ब न करते हुए, हस्तक्षेप न करते हुए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था ये बहुत अच्छा था। अ, ये भी एक अच्छी बात लगी। फिर था कि उन्होंने एम्ब्रॉयलॉजी का भी लिया था कि बच्चे जब पेट में होते हैं तब कैसे काम करना है। तो उसका भी एक सेशन मतलब रोज 1 तास 1 घंटे का ये सेशन रहता था। उसका भी एक अच्छा लगा कि कब से हमें बच्चों के बारे में विचार करना है, हमारा बच्चा हमें कैसा चाहिए। तो वो बच्चा पेट में आने से पहले ही हमारा मतलब विचार होना चाहिए कि हमें उसके साथ क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा। फिर उन्होंने बुनाई, ड्राइंग, गेम, फिर क्लास में गाना गाना, ये सब एक्टिविटीज ली थी। और फिर ये था कि उन्होंने एक मेडिटेशन वाली एक्टिविटी ली थी। वो एक बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि उन्होंने उस मेडिटेशन में बहुत मतलब मुझे लगता है पौन घंटे का था वो। तो पूरा मतलब उस दिन हमें उन्होंने हमारे बचपन में लेके गए। हमारे माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है, मतलब ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने उस दिन हमारे साथ मतलब मेडिटेशन में क्या किया। ये एक अनुभवने वाली बात थी। तो वो जब सबके साथ ये एक्टिविटी हुई तो सब लोग ऐसे बाद में पूरा मतलब जो भी हमारे मन में कुछ अस्वस्थता थी वो चली गई थी, सब लोग शांत हो गए थे, उत्साहित हो गए थे। तो वो वाली एक्टिविटी एक बहुत अच्छी लगी। इसमें से जो कुछ बातें थी वो सिर्फ महसूस करने वाली थी और अपने आप को मतलब उसको शब्द में हम व्यक्त नहीं कर सकते। सिर्फ ये था कि हमारा व्यक्तित्व है जो निखारने के लिए वो बहुत जरूरी थी। और ये सब जो एक्टिविटी लेते हैं वो जैसे कि टीचर सर्कल हो, या फिर गाना गाने की हो, ड्राइंग करने की हो, फिर जो मेडिटेशन किया है, प्लांट स्टडी दिया था उन्होंने। तो ये सब क्यों करना है, बुनाई करनी है, तो ये सब क्यों करना है, तो उसका जवाब उनके पास है कि इससे क्या होगा। तो ये सब मतलब इस ट्रेनिंग में हमें मिला। जयश्री दीदी ने और बाकी सब लोगों ने तो पूरा डिटेल में बता दिया है। मुझे उसमें से यही मुद्दे अच्छे लगे और यही मुझे ऐसा लगा कि ये सीखने जैसे है, इसलिए आपके सामने एक्सप्लेन किए। और लास्ट में उन्होंने जो ये किया था कि जो 6 दिन में ट्रेनिंग हुआ उसको सिर्फ एक शब्द में बोलना था कि आपको क्या मिला इस ट्रेनिंग से। तो ये भी एक चैलेंजिंग बात लगी कि इतना 6 दिन में जो भी उन्होंने दिया है वो एक ही शब्द में बताना है। तो ऐसे बच्चों के साथ काम करने के लिए मतलब जो भी उन्होंने ट्रेनिंग में सिखाया, जो भी मुझे मिला, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अब बच्चों के साथ काम करते समय प्रसन्न रहूंगी, उत्साहित रहूंगी, ऊर्जित रहूंगी। और उस दिन से ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे मन में जो भी कुछ अस्वस्थता थी, या फिर थोड़ा सा जो डर था, बच्चों के साथ प्रस्तुत होने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती थी, तो तब से मुझे ऐसा लगा है कि मैं खाली हो चुकी हूँ। अब मैं बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार कर सकती हूँ, उनके साथ उनके जैसा रह के मैं काम कर सकती हूँ, उनका सुन सकती हूँ और भी नए स्किल्स सीख सकती हूँ। तो ये बात मुझे मेरे में बदलाव आया ऐसे लग रहा है मुझे। और ये था कि ये ट्रेनिंग से ये भी एक बात अच्छे से ध्यान में आई कि मैं टीचर हूँ या फिर मैं एक अभिभावक हूँ, तो मुझे नए नए स्किल सीखने आवश्यक है। जैसे नई भाषाएं सीखनी आवश्यक है, पेंटिंग सीखना, बुनाई सीखना, सिलाई सीखना, या जो भी कुछ नया नया सीखने को मिलता है, ये हर हर वक्त मुझे नया नया सीखना चाहिए।
क्योंकि जब मेरे में होगा तभी मैं दूसरों को दे पाऊंगी या फिर मेरे बच्चों को दे पाऊंगी। तो मुझे हर समय ये ध्यान में रखना है कि मुझे क्या सीखने को मिलेगा। तो ये एक मुझे अभ्यास का मुद्दा लगा। और ये एक ये पूरा ट्रेनिंग होने के बाद या फिर उनका जो ट्रेनिंग लेने का उद्देश्य था, हमारा ट्रेनिंग लेने का उद्देश्य था, उसके बाद में हमें यही ऐसा विचार था कि ये जो स्टाइनर फिलोसॉफी है, अ, और उन्होंने स्कूल के जो टीम है पूरी, उन्होंने जो भी इसके ऊपर अभ्यास किया है, और हमारा मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी ने जो भी कुछ शिक्षा के बारे में बताया है, उसका तालमेल हम कैसे बिठाए और फिर वो स्कूल में कैसे अप्लाई करे। तो ये वाली जो एक बात थी, वो भी मुझे समझ में आई कि कैसे कर सकते हैं। अब ये काम तो मेरे अकेले का नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा लोग लगेंगे, बहुत बड़ी टीम लगेगी। हर एक मतलब जो भी ट्रेनिंग करेंगे, जो मध्यस्थ दर्शन का भी अभ्यास करते हैं और ये ट्रेनिंग भी करते हैं, ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा आके हम एक अच्छा सिलेबस या फिर ऐसा अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं कि जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयोगी होगा। तो ये बात सीखने जैसी या फिर करने जैसी है इस ट्रेनिंग से, ऐसे लगा। तो इस ट्रेनिंग से मुझे यही अच्छी बातें सीखने को मिली। तो अ, तो यही था। और दूसरा, अभी मैंने अभ्यास के मुद्दे भी बताए थे। इसमें यही था कि जो नए नए स्किल सीखे, बच्चों के साथ उत्साहपूर्वक काम करना है। उनके उन टीचर का जैसे कोऑर्डिनेशन था आपस में, वैसा मेरे स्कूल में रहे, इसका मैं ध्यान रखना चाहूंगी। इसका अभ्यास मुझे करना है। और जो भी एक्टिविटीज है कि उन्होंने मतलब उनका तो अब स्कूल मतलब छोटा है, छोटा मतलब कि वो शहर में रहते हैं, हम यहाँ गांव में रहते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा काम करने के लिए जगह है। बच्चों को हम खेत में लेके जा सकते हैं, गौशाला लेके जा सकते हैं, ग्राउंड पे लेके जा सकते हैं। तो हम बच्चों के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मुझे ये भी लगा कि हम ये पूरा मतलब स्कूल के आसपास की जो पूरी जगह है उसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है इसका एक आइडिया आया है। तो ऐसे लगा कि इस ट्रेनिंग का ये भी एक उपयोग हो सकता है। तो ये पूरा मतलब ट्रेनिंग कैसे कैसे हमने उस स्कूल को रेणु दीदी के माध्यम से मिले, स्कूल वो ट्रेनिंग कैसे ऑर्गेनाइज किया, उस ट्रेनिंग से मुझे क्या मिला, ये पूरे मुद्दे ऐसे इसमें ये हो गए। और आप सब लोग यहाँ आए थे ट्रेनिंग के लिए, आपके लिए तो मैं विशेष आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। क्योंकि यहाँ जब आप आए थे तो पानी का, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत हो गई थी आपके आपको। तो मुझे ऐसे मतलब मुझे खुद भी ऐसे लग रहा था, मैं जाके सबको बोला भी था कि ऐसा तो यहाँ होता नहीं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है यहाँ, फिर भी इस समय जा रही है, पानी नहीं है। तो सब आप सब लोगों ने मुझे मतलब हम हमारे यहाँ संस्थान के सब लोगों को सहयोग किया कि पानी भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, तब भी आप इतने अच्छे से रहे, इतना अच्छे से ट्रेनिंग किया। और आखिरी में जब हमने जब ट्रेनिंग का जो पूरा क्या बोलते हैं उसको हिसाब रखा था, उसमें जो भी कुछ कमियां थी वो आप सब लोगों ने भर के मतलब उस प्रॉब्लम से निकाल दिया आगे हमें। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो इस ट्रेनिंग के लिए आप सब लोग आए, आपने इतने अच्छे से सहयोग किया, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जो वहां से बॉम्बे से टीम आई थी, सपना दीदी और बाकी सब लोग, उनके
उन्होंने एक अच्छे से मतलब एक अच्छा अवसर दिया हमें कि सीखने के लिए कैसे सीखना है और कैसे सिखाना है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। हमारे यहाँ के जो सब लोग हैं, परिवार में रहने वाले योगेश भैया और डॉक्टर साहब, उनका भी, और यहाँ के सारे परिवार, उनका सबका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सब लोगों ने मुझे ये ट्रेनिंग के लिए सहयोग किया। और आप सबको धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और ये ट्रेनिंग अच्छे से सफल हुआ, एक मॉड्यूल सफल हुआ ऐसा लगता है। और सभी को धन्यवाद और सभी के प्रति कृतज्ञता। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही, बहुत ही प्रेरणादायी प्रस्तुति थी। कार्यक्रम को यदि तैयार करना हो तो कितनी सारी तैयारियां रहती है। दूसरी बात, किसी भी कार्यक्रम को बनाने के लिए कहीं से तो भी एक प्रेरणा मिलती है। तीसरी बात, कार्यक्रम के उद्देश्य रहते हैं, उद्देश्य, कार्यक्रम किसी उद्देश्य पर आधारित रहता है। और चौथी बात, उन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए कितने सारे लोगों का सहयोग रहता है। और इसी का फलस्वरूप कार्यक्रम की सफलता होती है और उसी के साथ हर एक के प्रति कृतज्ञता का भाव आता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ योगेश भैया जी को मार्गदर्शन के लिए। योगेश भैया जी। जी दीदी। जी नमस्ते सभी को। आवाज एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, अच्छे से। जी। आज की प्रस्तुति के लिए आकांक्षा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी डिटेल उन्होंने शेयरिंग किया। इस शेयरिंग से हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पिछले कई दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि हमारी जो मूल्य ग्राही क्षमता है और मूल्य प्रदायी क्षमता है, इसी से हमारी पात्रता और योग्यता प्रकट होती है। और ये जो मूल्य और भाव, ये जो दो वास्तविकताएं हैं, इनको समझने में मुझे लगता है पिछले 1-1.5 महीने से जो प्रस्तुतियां हो रही हैं, परिचय शिविर हुआ, उसकी प्रस्तुति हुई, उसके बाद जो गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए जो प्रोग्राम हुए, उसकी प्रस्तुति हुई, और अभी बाल संगोपन के क्षेत्र में कैसे काम करना है और उसमें माँ एक व्यवस्था है। तो ऐसी माँ रूपी व्यवस्था को शिक्षा की दृष्टि से हम कैसे समझते हैं, इसकी एक प्रस्तुति अभी हो रही है। इन सभी प्रस्तुतियों से मुझको लगता है कि हमारा ध्यान उन सभी मूल्यों पर जा रहा होगा जो 26 मूल्य हमने अभी तक चर्चा किए। और मूल्य ग्रहण होना और मूल्य प्रदाय कर पाना, ये जो हमारा क्रिया पक्ष है, इस क्रिया पक्ष में ये स्पष्ट हो रहा होगा कि व्यवहार के बिना ना तो मूल्य ग्रहण है, ना तो मूल्य प्रदाय होना है। जन्म से मृत्यु तक मानव के लिए
व्यवहारोन्मुखी होना इसका कोई विकल्प नहीं है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम आप सभी व्यवहार को या व्यवहार से विमुख नहीं हो पाएंगे। हमारा व्यवहार होना ये स्वाभाविक है। और इस व्यवहार में क्या है, इस व्यवहार में क्या होता है, इस व्यवहार का रिजल्ट क्या है, हमारे में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तो एक व्यवहार की सुखद सुंदर परिभाषा पूज्य बाबा जी ने प्रस्तुत की। मानव मानव को एकत्रित करने के लिए किया गया मानसिक श्रम व्यवहार है। फिर से एक बार, मानव मानव को एकत्रित करने के लिए, यानी यहां हमारा ध्यान चला जाता है कि हम आप जो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वो मानव मानव को एकत्रित करने के लिए व्यवहार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आप जो मानव इकाई है, यह मानव इकाई अकेले नहीं रहती, यह मानव इकाई न्यायिक है और सामाजिक है। तो स्वाभाविक है, न्यायिक और सामाजिक इकाई होने से हमारा एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है वह स्वाभाविक है। और ऐसा स्वाभाविक जुड़ाव में जब हम जानबूझकर, समझबूझकर जब भाग लेते हैं, उस स्थिति में व्यवहार घटित होता है। तब हमें समझ में आता है कि मानव मानव के एकत्रीकरण में हमारा रोल, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व, यह एक व्यवहार है। और उसमें जो श्रम होना है वह मानसिक होना है, ना कि शारीरिक। इसका मतलब है कि ये जो श्रम होना है यह इंद्रियों से परे है। जैसे हमको इतना समझ में आता है कि हमको शरीर मिला हुआ है और शरीर में संवेदनाएं प्रकट होती रहती हैं। तो इन संवेदनाओं से जो इंद्रिय सन्निकर्ष होती हैं, ऐसी संवेदनाओं से क्या व्यवहार होता है? तो जो व्यवहार होता है इंद्रिय सन्निकर्ष, वह व्यवहार तृप्तिदायक नहीं होता। यह मानव मानव को जोड़ने के लिए यह व्यवहार नहीं होता। यह व्यवहार केवल और केवल जिंदा रहने में ही उसका परिणाम दिखाई देता है। तो क्या हम जिंदा रहने तक हैं या हमारा जीना भी है? तो जब जीने की बात आती है, उस स्थिति में मूल्यमय जीना, भावमय जीना, ये हमारी अपेक्षा व्यक्त होने लगती है कि हम व्यवहार से जो अपेक्षा करते हैं वह है भाव की अपेक्षा। और यही भाव, इस भाव के प्रति हमारी जिज्ञासा, इस भाव को समझने के लिए हमारे प्रयास, और यही प्रयास को हम न्याय कहते हैं। और ये जैसे कि
इंद्रिय संचालन से परे है, इससे आगे है। उस स्थिति में हम समझते हैं कि यह मानसिक क्रियाकलाप है, व्यवहार। इसका मतलब कि जो संपर्क और संबंधों में हम हैं, उनमें व्यवहार तभी होगा जब यह व्यवहार के लिए हमारा मानसिक श्रम होगा। मानसिक श्रम के लिए हमारे पास शक्तियां हैं। जैसे इंद्रिय रूपी शरीर में कुछ शक्तियां हैं। हम वजन उठाते हैं, हम चलते हैं, हम कुछ शरीर से काम करते हैं, शरीर का बल लगाते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमारे शरीर में कुछ शक्तियां हैं। क्या इन शक्तियों से व्यवहार संपन्न होगा, और क्या इस व्यवहार से हमें जो अपेक्षा है ये मिलेगा? तो ये समझ में आता है कि इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों के नियोजन से हम श्रम पूर्वक कुछ वस्तु तैयार कर सकते, जिसे अपन ने वस्तु मूल्य में समझा। परंतु जिसे हम संबंधों में भाव कहते हैं, जो शिष्ट मूल्य है, स्थापित मूल्य है, मानव मूल्य है, और अभी हम आगे जीवन मूल्य की चर्चा करने ही वाले हैं। यही चर्चा अभी हमारे सामने। जीवन मूल्य कैसे समझेंगे? इसका मतलब है कि शरीर श्रम से वस्तु तैयार हो सकती है, यही मर्यादा है। परंतु वस्तु के साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि उसकी जो उपयोगिता है, ये उपयोगिता तो हम समझते हैं, ये शरीर इसकी उपयोगिता नहीं समझता। इसका मतलब वस्तु मूल्य के नियंत्रण भी ये मानसिक क्रियाकलाप है, जो कि हम हैं। और यहीं से शरीर को नियंत्रण करने वाला कोई इकाई हम हैं, उस इकाई को हम जीवन इस रूप में पहचानते हैं। कल एक प्रश्न आया था कि जीवन क्या है, तो मुझे लगता है कि सर्वप्रथम तो जीवन के बारे में जानकारी के लिए जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक में जीवन और जीवन की संरचना, इस पर मुझे लगता है पहले उसका पठन अच्छे से हो, और जितना अभी इस सत्र में संभव है मैं कोशिश करूंगा। तो ये जो नियंत्रण वाला इकाई है, या नियंत्रण होने की क्रिया जहां से है, वहीं से हम अपने आप को, स्वयं को समझना प्रारंभ कर सकते हैं। तो जैसे वस्तु की उपयोगिता का निर्णय मानसिक है, ऐसे ही इस वस्तु का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनीयता को दिशा और लक्ष्य देने वाला निर्णय भी मानसिक है। और इस वस्तु का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता, यह मानव मानव के एकत्रीकरण के अर्थ में है, यह समझना भी मानसिक क्रिया है। तो जो वस्तु तैयार करने का एक काम हुआ, उसको हम कार्य नाम देते हैं, और उसका उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता को रास्ता देने वाला काम संबंधों में होता है, उसे हम व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार के लिए कार्य है, और ऐसा उपयोग, सदुपयोग के लिए हमारी मानसिक क्रियाकलापों में मानव मानव को एकत्रित बनाए रखने का भाव हमारे में जग जाने से व्यवहार घटित होता है। और ऐसे व्यवहारों का रिजल्ट क्या है? तो ऐसे व्यवहारों का रिजल्ट न्याय है, उभय तृप्ति है, ऐसा बाबा जी ने प्रतिपादित किया। और यही न्याय
जब गहराई में परिणाम देता है तब उसे हम व्यवस्था कहते, उसको धर्म नाम दिया। और यही धर्म जब और गहराई में और परिणाम देता है, एक गंतव्य देता है, उसे सत्य कहते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है, यह व्यवहार सत्य तक पहुंच सकता है, ऐसा प्रतिपादन मध्यस्थ दर्शन में पूज्य बाबा जी ने किया। तो ऐसा ये हमारी एक प्रकार से सांसों के साथ जुड़ी हुई चीज समझ में आ रही है व्यवहार। वैसे भी व्यवहार रूप में अगर हम देखेंगे तो व्यवहार के बिना हम बेचैन होते हैं। बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से इसको पता कर सकते हैं। परिवार में यदि हमसे कोई बात ना करे तो हमको कैसा लगता है, परिवार में यदि हम सभी से अच्छे से बात करते हैं तो कैसा लगता है। अब धीरे धीरे समझ में आता है कि ये केवल अच्छी बात करने तक नहीं, इसमें कुछ क्वालिटी चाहिए, इसमें कुछ प्रभाव होना होगा। तो ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम है जागृति के लिए व्यवहार, न्याय के लिए व्यवहार, धर्म के लिए व्यवहार और सत्य के लिए व्यवहार। तो ऐसे व्यवहारों की स्थिरता, निश्चयता एक लक्ष्य के रूप में समझ में आती है। और महत्वपूर्ण इसमें ऐसे व्यवहार से हम अनुभव तक पहुंच सकते हैं जो कि इंद्रियातीत है। और ऐसे गुणवत्तापूर्ण व्यवहार के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रस्तावना पूज्य बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में किया है। और ये जो व्यवहार है, ये दो आयामों से हमें स्पष्ट होता है। एक है शिक्षा का आयाम, जैसा कि हम पिछले कई प्रस्तुतियों से सुनते समझते आ रहे हैं कि लगभग, ये एक अंदाज अगर आपको दूं तो पिछले गर्मी के छुट्टियों में लगभग 100 से 150 लोगों का यहाँ पर आना हुआ। और ऐसे 100-150 लोगों के परस्पर व्यवहार में जो एक दूसरे से सीखने को मिला, एक दूसरे को समझने को मिला, उससे प्रत्येक व्यक्ति के मानसिकता में कुछ ग्रहण हुआ और कुछ प्रदाय भी हुआ। जो ग्रहण हुआ वह मूल्य ग्रहण हुआ, और जो प्रदाय हुआ यह भी मूल्य प्रदाय हुआ। इसलिए मूल्य ग्रहण और मूल्य प्रदाय होना, इसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जैसा अभी आकांक्षा दीदी ने भी कहा कि यहाँ पर सुविधाओं की एक प्रकार से कमी आ गई। बिजली का बार बार जाना, पिछली बार बरसात ही नहीं हुई इसलिए आसपास के क्षेत्रों में पानी कम हुआ, तो पानी का भी एक प्रकार से संकट हुआ, पर पानी मिला। दूसरा सबसे बड़ा, आज सभी को जहां कहीं भी जाते हैं, ये एक रूम कल्चर आया है, यानी एक प्राइवेसी की बात है। यहाँ तो सारा डॉर्मेट्री अकोमोडेशन था। फिर जहां कहीं भी जाते हैं एक स्वच्छता वाला भी बात है, तो यहाँ तो बहुत ही साधारण सी स्वच्छता, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई संस्थान का स्वरूप इसको नहीं था। जो भी है छोटा मोटा शक्ति परिवारों ने लगाया और उसी शक्ति से ये काम हो रहा है। तो ये छोटी मोटी शक्तियों से जितना, और उसमें भी ये मानसिक क्रियाकलाप है, जितना जिसको ग्रहण होगा उतना वो प्रदाय कर पाता है। ऐसे छोटा ग्रहण छोटा प्रदाय में
परंतु सब लोग साथ होने से ये एक बड़ा ग्रहण और बड़ा प्रदाय रूप में इसका एक स्वरूप आप सभी को ये सुनने में ऐसा लगता होगा, और शायद ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते समय ये भी ध्यान आया होगा कि क्या क्या चीज रह गई, कौन से मूल्य रह गए जो ग्रहण हो सकते थे, ये हमारे ध्यान में नहीं आए। इसीलिए इस प्रकार के अध्ययन और सोच विचार चिंतन मनन की आवश्यकता लगती है। तो सभी ने जो ग्रहण किया वह संबंधों में जो भाव पक्ष है उसको ग्रहण करने का एक अभ्यास किया, और वही अभ्यास एक चार्ज के रूप में, एक प्रभाव के रूप में ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे विश्लेषण में ये आता है कि भाव अस्तित्व में पहले से ही है, भाव कहीं से लाना नहीं। यदि भाव लाने का प्रयास करेंगे तो वो संबंधों को प्रभावित करने जैसा हो। भाव अस्तित्व में पहले से ही है, भावों को समझते हैं तो जो हमारी समझ बनेगी उसको मूल्य कहते हैं। तो समझ की क्रिया से यानी भाव को ग्रहण हुआ, और वो जो हमारे में ग्रहण हुआ उसकी एक प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया से हमें जो महसूस हुआ, जो फील हुआ, वो मूल्य है जिसको हम सुख कह सकते हैं। तो 100-150 लोगों के अनेकों आयामों से, और उसमें से भी विशेषकर शिक्षा आयाम में एक दूसरे से सीखने समझने के आयाम ये प्रभावी हुए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी यहाँ आया, जिसने भी इसमें भाग लिया इन प्रक्रियाओं में, उन सभी को एक सुखप्रद याद दे गया, सुखप्रद भास गया। यही मूल्य मुझको समझ में आता है। ऐसा ही मूल्य ग्रहण होना, और स्वाभाविक है सुख ग्रहण हुआ, मानसिक रूप में हम सुखी हुए तो हम दूसरों को भला दुखी कैसे कर सकते। तो फिर सुख देना भी हुआ। धीरे धीरे ये इन मौलिकताओं के साथ फिर हम सुविधा पक्ष पर काम करेंगे कि इनमें से कौन सी सुविधाएं जो कम है, जो हम कर सकते, जिसके लिए हमारे पास तन मन धन रूपी कुछ शक्तियां भी हैं, उन शक्तियों को हम कैसे अर्जित कर सकते, क्या पुरुषार्थ कर सकते कि व्यवहार बना रहे, व्यवहार बना रहे हमारा, और हम आवश्यक सुविधाओं पर काम कर सके। पर यदि मानसिक रूप में व्यवहार का कोई नामो निशान नहीं, और ऐसे व्यवहार के लिए सुविधाओं को हम काम करें, जो कि अभी का एक ट्रेंड है, हम कहीं सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए व्यवहार छूट गए। और जो अच्छा भी लगा यहाँ पर 100-150 लोगों को, मुझको लगता है ये मानसिक क्रियाओं का आदान प्रदान हुआ, यही एक सुख रूपी याद अभी भी। इसलिए ट्रेनिंग होकर के कितना समय हो गया, अभी लगभग गर्मी के दिन, आज जुलाई महीना चालू हो गया, 1 माह से भी ज्यादा पूरा हो गया। क्या अभी यादें हमारे मन में हैं? इसी का एक स्मरण अभ्यास के रूप में चल रहा है। हाँ, तो ये पॉइंट आया कि महसूस करने का मतलब है आस्वादन होना। हम कल कुछ और प्रस्तुतियां और सुनेंगे, और ये मूल्यमय की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, और सोमवार से विधिवत हम जीवन मूल्यों को समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस मंगलमयी प्रेरणादायी उपस्थिति का, और इसमें जो व्यवहार की कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो रही है कि मानव मानव को एकत्रित करने के लिए जो हम मानसिक परिश्रम करेंगे, और उस परिश्रम के रिजल्ट के रूप में हम न्याय को समझने की कोशिश करेंगे, और बेसिक रूप में फंडामेंटली
मौलिक या मूलभूत रूप में न्याय की स्थिरता के साथ हम सभी जागृति की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की दिन की आगे वैशाली दीदी। नमस्कार। हरि हर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मानव मानव को एकत्रित करने के लिए किया गया मानसिक क्रियाकलाप ही व्यवहार है। इसी सीख के साथ आज हम सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।